हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने केमिस्ट्री के यूनिट 4 का लेक्चर नंबर 3, जहां पर हम लोग बात करेंगे अपने फ्यूल की, कोल की और बॉम्ब कैलोरीमीटर की। यहां पर हम लोग अपना जो फ्यूल और कोल टॉपिक है इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। और ये जो टॉपिक है ये काफ़ी लेंदी है और इससे क्वेश्चन जो है 100% आता है और इससे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा आता है। तो हम लोग यहाँ पर एक एक करके देखेंगे फ्यूल, कोल, बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या होता है। इन पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं। यहाँ पर हम लोग न्यूमेरिकल्स को करने का तरीका देखेंगे और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा न्यूमेरिकल अलग से सेपरेट वीडियो में देख लेंगे। हम लोग बात करें अपने पहले टॉपिक की, जो कि हमारे पास होने वाला है फ्यूल। यहाँ पर अगर मैं फ्यूल की बात करूं तो फ्यूल एग्जैक्टली है क्या, ठीक है। अब जैसे कि फ्यूल यहाँ पर आप लोगों को देखा, तो फ्यूल से आप क्या समझते हैं? ऐसी भी कोई चीज़ जिसको हम लोग यूज़ करते हैं कि एनर्जी जनरेट करने के लिए और फिर उस एनर्जी को हम लोग यूज़ करते हैं अपने किसी काम में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो फ्यूल है वो एक किसी कंपाउंड के बेसिस पे बात की जा रही है, ठीक है। हम लोग यहाँ पर क्या बात करेंगे? अ फ्यूल इज अ कंबस्टिबल सब्सटेंस कंटेनिंग। फ्यूल का एक कंबस्टिबल सब्सटेंस है जो कि मतलब हम कह सकते हैं ये जलता है, ठीक है। कंबस्टिबल सब्सटेंस कंटेनिंग कार्बन एज द मेन कंस्टिट्यूएंट। मतलब फ्यूल के पास जो मेन कंस्टिट्यूएंट होता है, इसके पास जो मेन कंस्टिट्यूएंट होता है वो क्या होता है? हमारे पास कार्बन होता है। इसके पास जो मेन कंस्टिट्यूएंट होता है वो होता है हमारे पास कार्बन, विच ऑन प्रॉपर बर्निंग गिव्स लार्ज अमाउंट ऑफ हीट दैट कैन बी यूज्ड इकोनॉमिकली फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पसेस। जो कि मैंने आप लोगों को बताया ही कि जो फ्यूल होता है उसको हम लोग यूज़ किस लिए करते हैं? फ्यूल को बर्न करके हम लोग एनर्जी जनरेट करते हैं, उस एनर्जी को हम लोग यूज़ करते हैं इकोनॉमिकल या इंडस्ट्रियल प्रोसेस में, ठीक है। तो यहाँ पर वही बोला गया कि एक फ्यूल जो होता है वो एक कंबस्टिबल सब्सटेंस होता है, ठीक है, जिसके पास हमारे पास सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। और जब हम लोग इस फ्यूल को प्रॉपरली बर्न करते हैं तो ये हम लोग को क्या करता है? हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी देता है। इट गिव्स हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑन बर्निंग। ये चीज आपको एक और याद रखनी है कि जब इसको बर्न करते हैं तो ये हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी हम लोगों को प्रोवाइड करता है, उस एनर्जी को हम लोग यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है? ड्यूरिंग द प्रोसेस, यहाँ पर मैं हाइलाइटर का यूज कर ले रहा हूं फिलहाल। ये क्या बोला? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंबसन ऑफ अ फ्यूल द एटम्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन कंबाइन विद द ऑक्सीजन विद साइमल्टेनियस लिबरेशन ऑफ हीट। ये बोल रहा है जब हमारे पास कंबसन होता है फ्यूल का तो जो एटम होते हैं कार्बन के, ये क्या बोला है यहाँ पर? जो एटम होते हैं इस कार्बन के एटम हो गए और हाइड्रोजन के एटम कंबाइन विद द ऑक्सीजन। जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा तो हम लोगों को क्या मिलेगा? CO2 मिलेगा। और यहाँ पर हाइड्रोजन भी कंबाइन होता है तो H2O मिल जाता है कई बार। तो इस तरीके से इसका कहने का क्या मतलब है? जब हमारा जो कार्बन है वो कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ या हाइड्रोजन के साथ, सॉरी हाइड्रोजन कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ, तो हम लोगों को क्या होता है? वहाँ पे लिबरेशन ऑफ हीट होता है। तो ये था हमारे फ्यूल का मेन डेफिनेशन। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया? अपने फ्यूल को क्लासीफाई किया हुआ है। तो यहाँ पर फ्यूल का क्लासिफिकेशन दो पार्ट में किया गया है। एक हमारे पास होता है प्राइमरी फ्यूल, एक होता है हमारे पास सेकेंडरी फ्यूल। प्राइमरी फ्यूल क्या होते हैं? विच ऑकर इन नेचर एज सच, एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कि प्राइमरी फ्यूल वो होते हैं जो हमको नेचुरली मिलते हैं, विच ऑकर्स नेचुरली, ठीक है। अब जैसे कि हमारे पास कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैसेस हो गई, ये हमको क्या मिल जाते हैं? नेचुरली मिल जाते हैं, ठीक है। ये पहले से हमारे सराउंडिंग में, एनवायरनमेंट में उपलब्ध हैं। ये चीज़ हम लोगों को पता होनी चाहिए। आप लोगों को प्राइमरी फ्यूल समझ में आ गया होगा। अब सेकेंडरी फ्यूल क्या है? सेकेंडरी फ्यूल ऑब्वियस सी बात है क्या होगा? जो हम कह सकते हैं प्राइमरी फ्यूल से मिलकर बनाया जाता है, डेराइव्ड फ्रॉम द प्राइमरी फ्यूल्स। मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर हमारे पास एक प्राइमरी फ्यूल है, इसका यूज करके हम लोग अपना क्या बनाते हैं? यहाँ पर सेकेंडरी फ्यूल बनाते हैं, ठीक है। सेकेंडरी फ्यूल क्या होते हैं? जो कि हमारे प्राइमरी फ्यूल से डेराइव्ड हो। एग्जाम्पल हम लोग कोक बनाते हैं, गैसोलीन बनाते हैं, कोल गैस बनाते हैं, ये सब हमारे पास सेकेंडरी फ्यूल में आ जाते हैं। अब बोथ फर्दर क्लासिफाइड इनटू, अब यहाँ पर जो ये दोनों हैं इन दोनों को हम लोग फर्दर क्लासिफाइड करते हैं। एक हमारे पास होता है सॉलिड फ्यूल, फिर होता है लिक्विड फ्यूल्स, फिर होता है गैसियस फ्यूल्स। सॉलिड फ्यूल्स, लिक्विड फ्यूल्स और गैसियस फ्यूल्स। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक टर्म आता है कैलोरीफिक वैल्यू। ये हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस टर्म को आप लोग अच्छे से समझिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कैलोरीफिक वैल्यू की बात करें, कैलोरीफिक वैल्यू है क्या? कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट लिबरेटेड
सबसे पहला पॉइंट क्या है कि कितना अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट हुआ, मतलब कितना अमाउंट ऑफ हीट उसने प्रोड्यूस किया। व्हेन अ यूनिट मास ऑफ द फ्यूल इज बर्न्ड कंप्लीटली, इसका बोलने का ये मतलब है कि जब हम लोगों ने यूनिट मास ऑफ फ्यूल को जलाया तो हम लोगों के पास कितनी हीट निकल कर आई, उसी को हम लोग बोलते हैं किसी भी फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू। इसका क्या मतलब है, सपोज दैट हमने यहाँ पर एक यूनिट मास लिया है, कोल का यूनिट मास लिया है हम लोगों ने एक फ्यूल का। अब इसको हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर बर्न कर दिया, तो जो भी यहाँ पर हीट लिबरेट होगी इसी के अमाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या थी, कैलोरीफिक वैल्यू इज दी क्वांटिटी, मतलब टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट लिबरेटेड व्हेन द यूनिट मास ऑफ द फ्यूल इज बर्न्ड। ठीक है, कंप्लीटली। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे कैलोरीफिक वैल्यू, मतलब हीट की यूनिट्स क्या क्या होती हैं, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। यूनिट्स ऑफ हीट, सबसे पहला होता है कैलोरी, ये तो हम लोग काफ़ी पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं, कैलोरी होता है। कैलोरी का मतलब क्या होता है हमारे पास, इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर। देखो कैलोरी क्या होती है, इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका कहने का क्या मतलब है, कैलोरी हीट का वो अमाउंट होता है जो कि क्या करता है, टेम्परेचर रेज करता है। ठीक है, किसका, 1 ग्राम वाटर का 1 सेंटीग्रेड से। ठीक है, तो कैलोरी क्या हो गया, 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर कितना रीच कर दे, 1 सेंटीग्रेड से, 1 डिग्री सेंटीग्रेड लिख दे रहा हूँ। 1 ग्राम वाटर का 1 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर टेम्परेचर रेज कर दे, उस अमाउंट की हीट को हम लोग क्या कहते हैं, कैलोरी में बोलते हैं। ठीक है, कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर। 1 ग्राम ऑफ वाटर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड से उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैलोरी बोलते हैं। उस अमाउंट ऑफ हीट को कैलोरी बोलते हैं। किलो कैलोरी क्या होता है, इक्वल टू 1000 कैलोरीज। किलो कैलोरी होता है वो 1000 कैलोरीज के बराबर होता है। इट मे बी डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम। यहाँ पर 1 ग्राम की बात कर रहे थे, ऑब्वियस सी बात, किलो लग गया तो यहाँ पर 1 किलोग्राम की बात करेंगे। और यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं 1 किलोग्राम इक्वल टू 100 कैलोरी, 1 किलो कैलोरी इक्वल टू 1000 कैलोरी। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट याद रखने वाला है, रिमेंबर इसको करना है आपको। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल में कई बार काम आएगा कि 1 किलो कैलोरी इक्वल टू 1000 कैलोरी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक यूनिट होती है BTU, ये भी काफी काम आती है, जिसका फुल फॉर्म होता है हमारे पास ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ठीक है, BTU, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ठीक है, तो ब्रिटिश थर्मल यूनिट क्या है, इट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 पाउंड ऑफ वाटर। ये यहाँ पर बात किस पे चल रही है, अब 1 पाउंड ऑफ वाटर की बात चल रही है, 1 पाउंड ऑफ वाटर पे बात चल रही है। 1 पाउंड ऑफ वाटर थ्रो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, थ्रो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, दिस इज द इंग्लिश सिस्टम यूनिट। ये हमारे 1 पाउंड ऑफ वाटर को कितने से इंक्रीज कर देती है, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट से उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दे, उसको हम लोग बोलते हैं BTU, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। समझ में आप लोगों को आ गया होगा कि क्या बात चल रही है। इसके बाद हमारे पास क्या है, इनका एक कन्वर्जन का पूरा लिस्ट दिया हुआ है कि किस तरीके से कन्वर्जन परफॉर्म होता है, सो हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको इरेज किए दे रहा हूँ जो भी ये था। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, ये रहा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये BTU 1 BTU इक्वल टू 250 कैलोरी होता है, और 250 कैलोरी इक्वल टू 0.0, क्योंकि 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.252 किलो कैलोरी, और 1 किलो कैलोरी इक्वल टू होता है 3.968 BTU। याद रखना है, 1 कैलोरी इक्वल टू 3.968 BTU होता है। ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज थी। इसके बाद हमारे पास आता है हायर और ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। यहाँ पर ये जो स्लाइड है इसमें मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये स्लाइड जो रहने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन्हीं पे न्यूमेरिकल आते हैं हमारे पास, फॉर न्यूमेरिकल्स। ओके, सो पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, हायर और ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक, तो हायर और ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब क्या है, GCV। इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हायर या तो SCB से या GCV से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है हमारे पास, ग्रॉस और हायर कैलोरीफिक वैल्यू इज द टोटल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस व्हेन यूनिट मास volume of the fuel has been burnt completely and the product of combustion have been cooled to
रूम टेम्परेचर। इसका क्या मतलब है? द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, मतलब द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस, मतलब हीट का कितना अमाउंट प्रोड्यूस हुआ जब हम लोगों ने एक यूनिट मास या वॉल्यूम को जलाया। ठीक है, यूनिट मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ द फ्यूल हैज बीन बर्न्ड कंप्लीटली, उसको कंप्लीट बर्न कर दिया, एंड द प्रोडक्ट ऑफ कंबसन हैव बीन कूल्ड टू रूम टेम्परेचर। इसका कहने का क्या मतलब है? और जो प्रोडक्ट बना कंबसन का, उसको हम लोगों ने क्या कर दिया? कूल्ड कर दिया रूम टेम्परेचर तक। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं जीसीबी या एचसीबी। इसका कहने का मतलब था द अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू, यहाँ पर भी वही बोल रहा है यूनिट मास, सॉरी यहाँ पर इसको भी मैं चेंज कर दूं इरेज करके, यूनिट मास की बात कर रहा है। ठीक है, यूनिट मास ऑफ फ्यूल, इसको हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर बर्न करेंगे। ठीक है, यूनिट मास ऑफ फ्यूल को हम लोगों को बर्न करना है। जो भी अमाउंट जनरेट होगा, अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड, ठीक है, यही हमारे पास क्या है? एचसीएफ, सॉरी एचसीवी या जीसीबी होता है। लोअर और नेट कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है? लोअर कैलोरीफिक वैल्यू इज द नेट हीट प्रोड्यूस्ड। ये क्या है? हमारे पास नेट हीट होती है। ये क्या हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ हीट है, यही याद रखना है। ये हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ हीट है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? टोटल अमाउंट ऑफ हीट है। और ये क्या हमारे पास? नेट हीट प्रोड्यूस व्हेन यूनिट मास ऑफ द फ्यूल इज बर्न कंप्लीटली एंड द प्रोडक्ट आर परमिटेड टू एस्केप, एंड प्रोडक्ट्स आर परमिटेड टू एस्केप। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है एनसीवी निकालने का, क्योंकि एनसीवी तो हमारे पास नेट कैलोरीफिक वैल्यू होती है और जीसीवी हमारे पास ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू होती है और हायर कैलोरीफिक वैल्यू होती है, मतलब टोटल अमाउंट ऑफ हीट होता है। तो नेट कैसे निकालेंगे हम लोग? एनसीवी कैसे निकालेंगे? हम क्या करते हैं? पहले जीसीवी निकालते हैं। पहले हम लोग जीसीवी निकालते हैं। यहाँ पर जीसीवी में माइनस करते हैं अपना परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, जिसको मल्टीप्लाई करते हैं 0.09 से। फिर इसमें हम लोग क्या करते हैं? लेटेंट ऑफ हीट का मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है किसके लिए? एनसीवी के लिए। जब आप लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो मैं आप लोगों को इस फॉर्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल वहाँ पे कराऊंगा, तो आप लोगों को यहाँ पर चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि किस तरीके से चीज़ें चलने वाली हैं आगे। इसके बाद अब हमारा फ्यूल में जो था कुछ चीज़ें यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ ली। अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कोल की। सो कोल क्या होता है? देखिए, कोल इज रिगार्डेड एज अ फॉसिल फ्यूल। कोल इज रिगार्डेड एज अ फॉसिल फ्यूल produced from large accumulations of vegetable debris due to partial decay and alteration by the action of heat and pressure over a millions of year। इसका कहने का मतलब है कोल एक तरीके से हमारा फॉसिल फ्यूल की तरह होता है, जो कि बनता है हमारे पास कई सारे वेजिटेबल्स जो होते हैं वो कई सालों तक डिके करते रहे, उन पे हाई इंटेंसिटी ऑफ हीट डाली जाए या प्रेशर काफ़ी डाला जाए, तो उसके बाद क्या होता है? कई सालों बाद हम लोगों को वो क्या मिलता है? उससे रिलेटेड एक फॉसिल फ्यूल मिलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोल मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास मेन जो इसके लिए है, ये क्या है? हमारे पास एक फॉसिल फ्यूल है। ये हमारे पास क्या है? एक फॉसिल फ्यूल है। ठीक है, जो बनता किससे है? हमारे पास प्रोड्यूस्ड बाय द डिकेइंग ऑफ वेजिटेबल्स प्रोड्यूस बाय डिकेइंग ऑफ वेजिटेबल्स। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। ये लिखा हुआ फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स लिखा हुआ है। अब यहां पर सबसे बढ़िया चीज क्या है कोल की? कोल इज हाईली कार्बोनेसियस मैटर दैट हैज बीन फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ अल्ट्रेशन ऑफ वेजिटेबल मैटर। वही चीज है, ठीक है, अंडर सर्टेन फेवरेबल कंडीशन। इसका मतलब क्या है? कोल इज अ हाईली कार्बोनेसियस होता है, इसके पास कार्बन बहुत हाई अमाउंट में होता है। अब यहाँ पर हम लोग क्लासीफाई करते हैं। देखो, अगर आपके पास कोल से रिलेटेड डेफिनेशन आती है तो आप लोग क्या लिखेंगे? कोल एक टाइप का फॉसिल फ्यूल होता है जो कि हमारे पास बनता है डिकेइंग ऑफ वेजिटेबल्स। जब हम लोग वेजिटेबल्स को कई सारे समय तक डिके करते रहते हैं, डिके होता रहता है, उस पर काफ़ी अच्छा एक्शन होता है हीट का और हाई प्रेशर का, मिलियंस ऑफ ईयर एगो तक, तो हमारे पास वो क्या बन जाता है? कोल में कन्वर्ट हो जाता है। क्लासिफिकेशन की बात करें, कोल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रैंक। रैंक इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ एक्सटेंट ऑफ मैच्यूरेशन। देखो, जो कोल होते हैं वो क्लासिफाइड किए जाते हैं उनके रैंक के हिसाब से, और रैंक क्या होता है? डिग्री ऑफ मैच्यूरेशन, कितना प्यारा कौन है, मतलब कितना पुराना कह सकते हैं कौन है, और कितना क्वालिटेटिव मीजर कौन है, किसके पास कितना अच्छा कार्बन है, उसके बेस पे हम लोग क्लासीफाई किए हैं कोल को। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग देखिएगा।
पीट हो गया, इग्नाइट हो गया एंड सब बिटुमिनस कोल्स आर रेफर्ड एज लो रैंक कोल। ठीक है, यहाँ पर तीन चीजें हैं जो कि हमारे पास, एक है हमारे पास पीट, और हमारे पास एक आ जाएगा यहाँ पर लिग्नाइट, और एक आ जाएगा हमारे पास सब बिटुमिनस। सब बिटुमिनस ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लो रैंक है, ये हमारे पास लो रैंक कोल है, वाइल बिटुमिनस कोल्स एंड एंथ्रासाइट्स आर क्लास्ड एज हाई रैंक। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पर क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, बोर्ड एक कोल होता है, पीट होता है, लिग्नाइट होता है, बिटुमिनस होता है, एंथ्रासाइट होता है। तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन था। अब यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग अपने कोल का जो है एनालिसिस कैसे करते हैं। ठीक है, अभी तक हमने यही चीज़ देखी थी कि यहाँ पर हम लोग क्लासीफाई कर रहे थे कैसे कौन सा कोल है, लेकिन अब हमारे पास कोई कोल मिलता है तो उसका एनालिसिस कैसे करेंगे, कितना पुराना है, कितना अच्छा है, वो सारी चीज़ें कैसे निकालते हैं। सो इन ऑर्डर टू एसेस द क्वालिटी ऑफ द कोल, in order to assess the quality of coal, the following two types of analysis are made। सबसे पहला होता है हमारे पास proximate analysis। proximate analysis में होता क्या है, मैं उसकी बात करने वाला हूँ कि proximate analysis में क्या होता है। तो यहाँ पर मैं क्या कहूँगा, it includes the determination of moisture। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला जो स्टेप होता है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मॉइस्चर को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, मॉइस्चर को डिटरमाइन करते हैं, फिर हम लोग यहाँ पर क्या निकालते हैं, वॉलेटाइल मैटर निकालते हैं। वॉलेटाइल मैटर आप लोग बस समझते चलिए एक तरफ से, एस एंड फिक्स्ड कार्बन। थर्ड वन क्या निकालते हैं हम लोग, इससे एस निकालते हैं, फिर फिक्स्ड कार्बन। दीज गिव्स क्विक एंड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कॉमर्शियल क्लासिफिकेशन डिटर्मिनेशन ऑफ सुटेबिलिटी फॉर अ पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल यूज। इसको हम लोग ये सारी चीज़ें फाइंड करने के बाद हम लोग पता लगा लेते हैं कि हमारा ये कोल है वो कितना अच्छा है, कितना बेहतरीन है, हम लोग के इसको इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है। तो सपोज दैट हमारे पास क्या है, हमारा कोल है यहाँ पर जो हमको दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारा कोल है जो हम लोगों को दिया गया है। हम लोग क्या करेंगे उसको, हम लोग यहाँ पर उसको 110 डिग्री सेल्सियस पर हीट करने वाले हैं। ठीक है, सपोज दैट हम लोग यहाँ पर इसको 1.2 आवर्स के लिए इसको हीट कर रहे हैं। ठीक है, एक बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, हम लोग सपोज दैट इसको इतने टाइम के लिए आवर कर, तो यहाँ पर जब हो जाएगा तो फिर हमको जो फ्यूल मिलेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कूल डाउन करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर उसको वेट कर लेंगे। ठीक है, कितना उसमें वेट रहने वाला है हम लोग उसको वेट कर लेंगे। कोल लेना है, उसको थोड़ा सा हीट करना है, फिर हम लोगों को ये फ्यूल मिल जाएगा, उसको कूल डाउन कर लेना है। इसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं, अपना परसेंटेज मॉइस्चर निकालते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है वो हमारे पास क्या होती है, परसेंटेज मॉइस्चर। अब परसेंटेज मॉइस्चर, किसी भी चीज़ का परसेंटेज कैसे निकालते हैं, वो कितनी % है और टोटल कितना है उसी हिसाब से निकालते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करने वाले हैं कि वेट ऑफ, यहाँ पर वेट ऑफ मॉइस्चर, सिंपल सी चीज़ वही हम लोग भी करने वाले हैं कि वेट ऑफ मॉइस्चर डिवाइडेड बाई वेट ऑफ कोल सैंपल। वेट ऑफ कोल सैंपल सिंपल सा है, वेट ऑफ कोल सैंपल और इंटू कैसे कर देंगे, परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। तो यहाँ से हम लोगों को पता चल गया कि हमारे मॉइस्चर का परसेंटेज कितना रहने वाला है। अब हम लोग क्या करेंगे, रिमेनिंग कोल जो भी हमारे पास बचेगा, हम लोगों ने परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर निकाल लिया, रिमेनिंग कोल बचा। सो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं रिमेनिंग कोल क्या है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं रिमेनिंग कोल क्या है, कोल विदाउट मॉइस्चर, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, हमने मॉइस्चर तो निकाल लिया, हम लोग यहाँ पर कहेंगे कोल विदाउट मॉइस्चर। ये न्यूमेरिकल में काम आएगा आप लोगों की, ये चीज़ आप लोग दिमाग में अपने बैठा लीजिए। इसको हम लोग फिर से अब क्या करने वाले हैं, हीट करने वाले हैं 925 डिग्री सेल्सियस से, और 7 मिनट के लिए हम लोग इसको हीट करने वाले हैं। तो देखिए हम लोगों ने पहले अपने कोल लिया, उसको हम लोगों ने 110 डिग्री सेल्सियस पर उसको थोड़ा सा हीट किया कुछ टाइम के लिए, और हम लोगों को एक फ्यूल में उसको कूल डाउन किया, उसको वेट किया। उसके बाद हम लोगों ने उससे मॉइस्चर को निकाला। ठीक है, जब मॉइस्चर निकाल दिया उसके बाद जो रिमेनिंग कोल बचा फिर से हम लोगों ने उसको हीट किया, और यहाँ पर हम लोगों को क्या मिल जाएगा अपना, जब इसको हीट करेंगे तो हम लोगों को फिर से अपना फ्यूल अमाउंट मिलेगा यहाँ पर, और यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कूल्स डाउन है यहाँ पर। ठीक है, इसको ठंडा कर लिया हम लोगों ने, और इसको हम लोग फिर से क्या करेंगे, वेट कर लेंगे। आगे भी तो चीज़ें निकालनी है, वॉलेटाइल मैटर निकालना है, ये सारी चीज़ें निकालनी है। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ से अब हम लोग निकालेंगे अपना परसेंटेज ऑफ वॉलेटाइल मैटर। दूसरा हमारे पास क्या है, परसेंटेज ऑफ वॉलेटाइल मैटर यहाँ से निकालने वाले हैं, परसेंटेज ऑफ वॉलेटाइल मैटर। ठीक है, जब परसेंटेज ऑफ वॉलेटाइल मैटर निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, वेट ऑफ दी वॉलेटाइल मैटर। सिंपल से
वेट ऑफ, यहाँ पर हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं वेट ऑफ वोलेटाइल मैटर, और डिवाइड बाई क्या करना है हम लोगों को, वेट ऑफ कोल सैंपल, वेट ऑफ, एक सेकेंड, ठीक है। तो यहां पर इससे मैं रेज नहीं कर रहा हूं, इसी से रेज किए दे रहा हूं, ठीक है। वेट ऑफ कोल सैंपल, ठीक है। यहां पर इसी समझ आ गई होगी आप लोगों को, वेट ऑफ कोल। अब परसेंटेज निकालना है, इसलिए मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा हम लोगों को, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हम लोगों ने देखा था यहां पर कि मॉइस्चर निकाला था, वोलेटाइल मैटर निकालना था, फिर हम लोग किसको निकालेंगे, अब एस को निकालेंगे। एस क्या होता है, जब किसी भी फ्यूल को अगर आप बर्न कर रहे हैं तो वहां पर कुछ ना कुछ तो आप लोगों को वहां पर एस मिलता है। एस को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग जैसे कोई राख बोलता है, मतलब किसी भी फ्यूल को जला लो उसके बाद जो प्रोडक्ट बचता है हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस बोलते हैं, ठीक है। उसका जब पूरा कंबसन हो गया उसके बाद जो मटेरियल बचा उसी को हम लोग एस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग उसको भी निकालेंगे, हम लोग कह सकते हैं बची हुई चीज जलने के बाद, खत्म होने के बाद, कंबसन होने के बाद, तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं परसेंटेज एस, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिड्यू भी बोलते हैं, ठीक है। इसको कैसे निकालेंगे, अब हम लोग क्या कहेंगे, वेट ऑफ एस, सिंपल है। यहाँ पर वेट ऑफ एस करने वाले हैं हम लोग, इसके बाद वेट ऑफ एस के बाद हम लोग क्या कहेंगे, वेट ऑफ कोल सैंपल। ये चीज आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, मल्टीप्लाई बाई 100 तो करना ही करना है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक चीज समझाते हुए चला रहा हूं, ये देखिए कितना सिस्टमैटिक तरीके से सारी चीजें चल रही थी। एनालिसिस ऑफ कोल हो गया, उसके बाद हम लोगों ने देखा अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस का होता है उसका एक मेथड, उसमें हम लोगों ने देखा कौन कौन सी चीजें निकालनी पड़ती है, न्यूमेरिकल आएगा आप लोगों को किस तरीके से आगे बढ़ना है। इसके बाद अब हम लोग क्या कहेंगे, परसेंटेज ऑफ फिक्स्ड कार्बन। यहां से हम लोग मेन चीज निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ फिक्स्ड कार्बन, उसमें कार्बन कितना है, अब हम लोग उस चीज को निकालेंगे, जो कि कैसे निकलता है, 100 में से घटाते चले जाओ। यहां पर परसेंटेज मॉइस्चर को घटा देंगे, फिर प्लस किसको, देखिए परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर को आप घटाएंगे, परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर को आप घटाएंगे, क्योंकि मॉइस्चर को तो हम लोग ले नहीं सकते हैं अपने लिए। फिर यहां पर क्या करना है, परसेंटेज ऑफ वॉलेटाइल मैटर, ठीक है, वॉलेटाइल मैटर को हम लोग परसेंटेज करेंगे, और उसके बाद यहां पर प्लस किसको करते हैं, परसेंटेज एस, ठीक है। तो ये हमारा एक फॉर्मूला होता है जिससे हम लोग निकाल लेते हैं अपना कंप्लीट परसेंटेज ऑफ फिक्स्ड कार्बन के। हम लोग सबसे पहले वॉलेटाइल मैटर भी निकालेंगे, एस भी निकालेंगे, और हम लोग क्या करेंगे, मॉइस्चर भी निकालेंगे। यहाँ पर माइनस करते हैं किसको, पहले मॉइस्चर को माइनस करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक तरीके से कह सकते हैं इन तीनों को ऐड करके माइनस कर देना है हम लोगों को, ठीक है। ये बात यहाँ पे ब्रैकेट लगाया हुआ है मैंने, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या बताया, मॉइस्चर को करना है, फिर ऐड करना है वोलेटाइल मैटर को भी, उसमें एस को भी, और इन सबको माइनस कर देना 100 से, तो हमारे पास परसेंटेज निकल आएगा कि उस चीज में कितना फिक्स्ड कार्बन था, ठीक है। सॉरी, तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देख लेना कि मॉइस्चर क्या होता है, वोलेटाइल मैटर क्या होता है, एस क्या होता है। देखिए मॉइस्चर क्या है, मॉइस्चर लोअर्स दी कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ द कोल। ये पॉइंट एग्जाम पर्पज से आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे, काफी अच्छे से याद रखने पड़ेंगे, ये चीज आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, ठीक है। सो ये चीज अगर मैं आप लोगों से बताऊं ये किस तरीके से चल रहा है, सो आप लोग इसको याद में रख सकते हैं। एक सेकंड रुकिए, सो यहां पर क्या हो रहा है, अब मैं आप लोगों को फिर से बता रहा हूं। मॉइस्चर में क्या था, मॉइस्चर जो होता है लो करता है हमारे कैलोरिफिक वैल्यू को। जितना ज्यादा मॉइस्चर होगा तो मतलब कोई भी चीज अगर उसमें मॉइस्चर जनरेट रहेगा तो वो उतने अच्छे से बर्न ही नहीं हो पाएगा, कंबसन ही नहीं कर पाएगा। प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव मॉइस्चर क्वेंचेस फायर इन दी फर्नेस, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, वॉलेटाइल मैटर। द हाई वॉलेटाइल कंटेंट गिव्स लॉन्ग फ्लेम्स, हाई स्मोक एंड रिलेटिवली लो हीटिंग वैल्यूज, रिड्यूसेस कैलोरिफिक वैल्यू। वॉलेटाइल मैटर भी क्या करता है, हमारे पास रिड्यूस करता है, इसीलिए तो हम लोग इसको हटा दे रहे हैं परसेंटेज ऑफ फिक्स्ड कार्बन निकालने के लिए। एस क्या करता है, ये भी हमारे पास रिड्यूस करता है। इट लोअर द रेट ऑफ कंबसन, जितना ज्यादा हमारे पास एस होगा उतना ज्यादा कंबसन का जो रेट होगा वो कम हो जाता है। हाई एस लेस टू लार्ज हीट लॉसेस एंड लेस टू फॉर्मेशन ऑफ एस लम्स, ठीक है, वहां पर एस लम्स कुछ बन जाते हैं। देखिए ये जो पॉइंट है ये आप लोग खुद से पढ़ सकते हैं, लेकिन देखिए ये चीज आपको याद रखनी चाहिए, जौन सा ये पॉइंट है, मॉइस्चर हो गया, वोलेटाइल हो गया, एस हो गया, ये सब कुछ क्या करते हैं, हमारे कैलोरिफिक वैल्यू को लो करते हैं। अब फिक्स्ड कार्बन क्या है, हायर दी परसेंटेज ऑफ फिक्स्ड कार्बन ग्रेटर इट्स कैलोरिफिक वैल्यू। जितना ज्यादा फिक्स्ड कार्बन होगा उतना अच्छा आपका क्या रहेगा, कैलोरिफिक वैल्यू रहने वाला है। द परसेंटेज ऑफ फिक्स्ड कार्बन हेल्प इन डिजाइनिंग द फर्नेसेस एंड शेप ऑफ द फायरवर्क्स बिकॉज इट इज फिक्स्ड
कार्बन दैट बर्न इन दी सॉलिड स्टेट। यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, इसके बाद हमारे पास आता है अल्टीमेट एनालिसिस। अल्टीमेट एनालिसिस को हम लोग किस तरीके से देखेंगे उसकी बात करते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं अपने अल्टीमेट एनालिसिस को। अब अल्टीमेट एनालिसिस में क्या होता है, किस तरीके से चीज़ें चलती हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या बोल रहा है, इट इंक्लूड द डिटर्मिनेशन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन इन दी कोल। यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, अपने एक कोल में कार्बन का, हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। सिंस इट इज यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द कोल, इट इज आल्सो कॉल्ड एलिमेंटल एनालिसिस। यहाँ पर हम लोग इसके थ्रू अपने कोल में क्या निकालते हैं, इन सारे एलिमेंट का परसेंटेज निकाल सकते हैं, अमाउंट निकालते हैं कि उसमें कितनी कितनी परसेंटेज ये अमाउंट एलिमेंट प्रेजेंट है। तो इससे हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग एलिमेंटल एनालिसिस भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें अगर हम लोग, यहाँ पर हमारे पास जो एक चीज़ रहती है वो क्या रहती है, हमारे पास एक कार्बन रहेगा, सी जो रहेगा वो O2 के साथ रिएक्ट करेगा, हमको यहाँ पर क्या देगा, वो CO2 देगा। ये चीज़ तो आप लोगों को पता होती ही होती है। कार्बन का हमारे पास वेट कितना होता है, 12 होता है, और इसका कितना होता है, 32 होता है। O2 का 32 और 12 करेंगे तो हमारे पास CO2 कितना निकल के आएगा, ये 12 होता है, ये 32 होता है, इसका कितना निकल के आएगा हमारे पास 44। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग परसेंटेज ऑफ कार्बन की बात करते हैं अगर, तो हम लोग क्या कहेंगे, परसेंटेज ऑफ कार्बन में देखिए यहाँ पर हम लोग कुछ चीज़ें यूज़ करते हैं, उसी के बेसिस पे हम लोग यहाँ पर बात कहने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या करेंगे, इंक्रीज इन वेट ऑफ KOH ट्यूब। यहाँ पर हमारे पास एक साइंटिफिक मेथड होता है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इंक्रीज इन वेट ऑफ KOH ट्यूब मल्टीप्लाई बाई 12, और यहाँ पर देखिए इसके बाद हम लोग इसको डिवाइड भी करते हैं वेट ऑफ कोल सैंपल से। इंक्रीज इन वेट ऑफ KOH ट्यूब, और इसको डिवाइड किससे करते हैं, वेट ऑफ कोल सैंपल। वेट ऑफ कोल सैंपल से हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। और यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ क्या रहती है, मल्टीप्लाई हम लोगों ने किससे किया है, कार्बन के वेट से किया है, डिवाइड बाई किससे किया है, हम लोगों ने इसको CO2 के वेट से किया हुआ है। ये चीज़ आपको समझनी। और यहाँ पर परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से ही करेंगे अपना मल्टीप्लीकेशन जो हमारा रहने वाला है। इसी तरीके से ये देखिए किसके लिए था, कार्बन के लिए था। हम लोगों ने कार्बन का अमाउंट निकाल लिया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा के देखा, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन का यूज़ करके हम लोगों ने यहाँ पे कार्बन का हमने परसेंटेज निकाल लिया। इसी तरीके से जो हाइड्रोजन होगा हमारे पास, जो H2 होगा वो भी रिएक्ट करेगा, हमारे पास हाफ ऑफ O2 से रिएक्ट करता है, इसका रिएक्शन जो बन के आता है और यहाँ पर हम लोगों को H2O मिलता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या निकालते हैं, इसके हेल्प से अपना परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, इसके लिए दूसरा ट्यूब होता है, ठीक है, यहाँ पर इसके लिए दूसरा ट्यूब होता है जिसको बोलते हैं इंक्रीज इन वेट ऑफ CaCl2 ट्यूब, CaCl2 ट्यूब। अब यहाँ पर मैं ट्यूब नहीं लिख रहा हूँ, ट्यूब लिखे दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से क्या करेंगे, हाइड्रोजन का तो हमारे पास 2 होता है, ठीक है, H2O का हमारे पास वेट कितना होता है, 18 होता है, तो वही कराएंगे यहाँ पर हाइड्रोजन का वेट लेना है जिसका निकालना है, डिवाइड बाई हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा है उसके थ्रू, तो यहाँ पर 18, और यहाँ पर हमारे पास वेट ऑफ कोल सैंपल तो आएगा ही। देखिए कितना सिंपल है, ठीक है, सबका बस यही आपको न्यूमेरिकल दे देगा तो यही आपको वहाँ पर यूज़ करना है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आप लोगों को घबराना नहीं है, ठीक है, दैट्स इट। सो इफ वी talk about the percentage of carbon and percentage of hydrogen, then we can do these 2 steps and we can find the our resultant answer. So यहाँ पर मल्टीप्लाई करना ना भूलें आप 100 से। इसके बाद हमारे पास कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, इसके बाद हम लोग अपना परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन भी निकालते हैं। जब परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालेंगे तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैसे निकालते हैं, सॉरी, यहाँ से हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इसके लिए वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज़ करते हैं, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एसिड इनटू नॉर्मेलिटी। ये आपको तब पता चलेगा जब आप एक न्यूमेरिकल देखेंगे। न्यूमेरिकल को हम लोग अगले लेक्चर में पुट करने वाले हैं। 1.4 नॉर्मेलिटी इंटू 1.4 और डिवाइड बाई, ये क्या है, एक तरीके से आप फॉर्मूले की तरह इसको याद कर लीजिए। वॉल्यूम, इसको इरेज कर दूं एक सेकंड, वॉल्यूम ऑफ एसिड, देखिए वॉल्यूम ऑफ एसिड था हमारे पास और मल्टीप्लाई किससे किया हम लोगों ने, नॉर्मेलिटी से किया, इंटू 1.4 है। कैलकुलेशन के लिए यहाँ पर चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन और एडिशन किया जा रहा है, आप लोग ये चीज़ समझने का प्रयास करें। इसके बाद हम लोगों को कुछ नहीं करना है, वेट ऑफ कोल सैंपल कर देना है बस, डिवाइड बाई वेट ऑफ कोल सैंपल। इसी तरीके से हमारे पास परसेंटेज ऑफ एस निकलता है। परसेंटेज ऑफ एस निकालने के लिए कुछ नहीं करना है हम लोगों को, सल्फर के लिए और नाइट्रोजन के दोनों के लिए अलग अलग चीज़ें। नाइट्रोजन के लिए वॉल्यूम ऑफ एसिड ले रहे हैं, यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, वेट ऑफ BaSO4 लेने वाले हैं, ठीक है।
वेट ऑफ BaSO4, ठीक है जी, इसका बनता है हमारे पास प्रेसिपिटेट, ठीक है, मल्टीप्लाई किससे करेंगे 32 से करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 से भी करेंगे क्योंकि परसेंटेज निकलता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर हमारे पास क्या रहेगा, डिवाइड बाई किससे करना है, वेट ऑफ कोल सैंपल, वेट ऑफ कोल सैंपल इंटू 233। ये चीज़ फॉर्मूले हैं, देखिए आपको कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूले हैं, उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको चलना है, ठीक है। यहाँ पर ये फॉर्मूला इसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालोगे तो आप वॉल्यूम ऑफ एसिड इंटू नॉर्मेलिटी इंटू 1.4 करेंगे, वेट ऑफ कुल सैंपल करेंगे, आपको मिल जाएगा परसेंटेज एज निकालना, वेट ऑफ VSO4 इंटू 32 इंटू 100 अपॉन वेट ऑफ कोल सैंपल इंटू 233, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इतना मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आपके पास यहाँ पर परसेंटेज एस भी निकलता है। परसेंटेज एस निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर वेट ऑफ एस लेना है, वेट ऑफ एस लेना है और डिवाइड बाई किससे कर देना, जैसे कि अभी हम लोग ऊपर निकाल के आए हैं, वेट ऑफ कोल मल्टीप्लाई बाई 100, ये हमारा होता है परसेंटेज ऑफ एस निकालने का तरीका। सो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से हम लोग परसेंटेज ऑफ अपना कोल निकालते हैं, किस तरीके कार्बन निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, ये सारे पॉइंट थे हमारे पास, इस तरीके से हम लोग इनको निकालते हैं। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा हुआ है किसके लिए, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालने के लिए, ये देखिए परसेंटेज ऑफ O लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, 100 से माइनस करेंगे, किससे माइनस करेंगे, 100 से माइनस करेंगे, ठीक है। अब आप लोग एक चीज़ समझना होगा कि देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सिंस इट इज़ यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन दी कोल, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन, तो लास्ट में हम लोग ऑक्सीजन निकाल रहे हैं। अब ऑक्सीजन किस तरीके से निकलता है, इसका फॉर्मूला यहीं पे लिखा हुआ है कि सारी चीज़ों को निकाल लेना है 1 बाई 1 और फिर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कैसे निकलेगा, 100 में से क्या घटा देना है, कार्बन का परसेंटेज और हाइड्रोजन का परसेंटेज और नाइट्रोजन का परसेंटेज और एस का परसेंटेज और हमारे पास सल्फर का परसेंटेज, यही हमारा जो फॉर्मूला है ये निकल के आता है ऑक्सीजन के लिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया अपना अल्टीमेट एनालिसिस, भी पॉइंट टू पॉइंट आप लोग पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ अल्टीमेट एनालिसिस लिखा हुआ है, ये सारे पॉइंट लिखे हुए हैं, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। कार्बन, ऑब्वियस सी बात है, ग्रेटर दी परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कोल बेटर इज दी क्वालिटी, कैलोरीफिक वैल्यू भी उसकी ज़्यादा होगी, जाहिर सी बात है कार्बन ज़्यादा होगा तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन इज इन दी फॉर्म ऑफ मॉइस्चर, हाइड्रोजन जो होता है वो मॉइस्चर के फॉर्म में रहता है, एंड वॉलेटाइल मैटर, इट डिक्रीजेस द कैलोरीफिक वैल्यू एंड क्वालिटी ऑफ कोल, इट डिक्रीजेस द कैलोरीफिक वैल्यू, जो हाइड्रोजन होता है वो क्या करता है, हमारे पास कैलोरीफिक वैल्यू को डिक्रीज करता है एंड क्वालिटी ऑफ कोल को भी डिक्रीज करता है, क्योंकि ये मॉइस्चर के फॉर्म में रहता है। हमने अभी देखा था अपने पिछले वाले एनालिसिस में, प्रॉक्सिमेट एनालिसिस में, कि यहाँ पर मॉइस्चर जितना ज़्यादा होगा उतनी कम कैलोरीफिक वैल्यू होगी हमारे पास। तो इसी तरीके से हाइड्रोजन मॉइस्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल है और मॉइस्चर हमारे पास कम कैलोरीफिक वैल्यू के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन हैज़ नो कैलोरीफिक वैल्यू, अ गुड क्वालिटी कोल शुड हैव नेग्लेजिबल नाइट्रोजन, ये भी पॉइंट याद रखने वाला है। सल्फर की बात करें, अ गुड क्वालिटी कोल शुड हैव लो सल्फर परसेंटेज। ऑक्सीजन की बात करें, डिक्रीज द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल, डिक्रीज द कोल क्वालिटी, ऑक्सीजन जो होता है वो भी डिक्रीज करता है कैलोरीफिक वैल्यू का। इसके बाद हमारे पास आता है अपना बॉम कैलोरीमीटर, ठीक है। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, अपना बॉम कैलोरीमीटर देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग बॉम कैलोरीमीटर को डिज़ाइन करते हैं, किस तरीके से इसमें चीज़ें होती हैं, हम लोग उसको अच्छे से देखेंगे कि बॉम कैलोरीमीटर होता क्या है। सो अब एक सेकंड मैं इसको भी चेक कर लूँ, बॉम कैलोरीमीटर किस तरीके से चल रहा है हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर जो हमारा बॉम कैलोरीमीटर होता है, हम लोग पहले उसके कंस्ट्रक्शंस की बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको पॉइंट लिख के लाया हूँ और यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता जाऊँगा किस तरीके से कौन कौन चीज़ चल रही है। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट क्या दिया है, अ स्ट्रॉन्ग स्टेनलेस स्टील पॉट फिटेड विथ अ लिड, ठीक है। ये क्या बोला, अ स्ट्रॉन्ग स्टेनलेस स्टील पॉट फिटेड विथ अ लिड, ठीक है। तो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग स्टेनलेस क्या होता है, पॉट होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इंसुलेटेड स्टील फिटेड पॉट होता है, ये हमारे पास पॉट इस तरीके से कुछ दिया हुआ है, ये पॉट है हमारे पास, इसी की हम लोग बात कर रहे हैं। इसको हम लोग लेजर से समझेंगे क्योंकि पेन से ड्रॉ करूंगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ये रहा हमारा लेजर। तो यहां पर हमने देखा स्ट्रॉन्ग स्टेनलेस स्टील पॉट फिटेड विद अ लिड, ठीक है। दो इलेक्ट्रोड होती हैं, देखो एक इलेक्ट्रोड हमारे पास कहाँ है, बताइए आपको कहीं दिख रही हो तो, रॉड इलेक्ट्रोड होती है हमारे पास, दो इलेक्ट्रोड्स होती हैं, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। हमारे पास यहाँ पर क्या होती हैं, दो इलेक्ट्रोड्स होती हैं।
अब आप एक बार इसको देखिए और आपको कहाँ दिख रहा है कि कहाँ पे इलेक्ट्रोड होगी और वो इलेक्ट्रोड कहाँ पे वर्क कर रही होगी, वो चीज आपको पता होना चाहिए। आप लोगों ने देखा है इसको। सो यहाँ पर इलेक्ट्रोड से पहले हम क्या देखेंगे, यहाँ पर एक थर्मोमीटर लगा होता है, ठीक है, थर्मोमीटर लगा होता है। ये हमारे पास अपना थर्मोमीटर लगा हुआ है, ये रहा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, एक सेकंड। इसको हम लोग बोलते हैं बेकमैन्स थर्मोमीटर। ये जो हमारा है इसको हम लोग बोलते हैं बेकमैन्स थर्मोमीटर। ठीक है, ये हमारे पास इलेक्ट्रोड्स जो बोला है, कहाँ गया, ये बोला है 2 इलेक्ट्रोड होती है, 1 ऑक्सीजन इनलेट होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये जो है हमारी एक इलेक्ट्रोड ये रही, एक इलेक्ट्रोड ये रही, ये दोनों क्या हमारे पास इलेक्ट्रोड होती हैं, जिन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, इग्निशन वायर बोलते हैं। और यहाँ पर ये है ऑक्सीजन इनलेट दिया हुआ है, ये हमारे पास क्या है, हमारा ऑक्सीजन इनलेट दिया हुआ है, ये हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन इनलेट है। इसके बाद ये भी हो गया, ये भी हो गया। इसके बाद वन ऑफ द इलेक्ट्रोड इज अटैच टू द क्रूसिबल हैविंग फ्यूल। यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड जो होती है वो क्रूसिबल फ्यूल के साथ यहाँ पर कनेक्टेड होती है, ये हमारा जो पोर्शन दिख रहा है। एंड फ्यूल सैंपल इज वेटेड एंड बर्नड इन हाई प्रेशर ऑक्सीजन। जो फ्यूल सैंपल होता है हमारे पास, ये रहा फ्यूल सैंपल जो होता है वो बर्न होता है हाई प्रेशर, हम कर सकते हैं हाई ऑक्सीजन में, हाई ऑक्सीजन के प्रेजेंस पे, एंड बर्न इन द हाई प्रेशर ऑक्सीजन। इसके बाद स्टेनलेस स्टील और कॉपर कैलोरीमीटर होता है हमारे पास। स्टेनलेस स्टील क्या होता है हमारे पास, कॉपर कैलोरीमीटर होता है। यहाँ पर हमारे पास जो कंटेनर होता है वहाँ पर वाटर फिल होता है, ये देखिए ये वाटर यहाँ पर फिल किया गया है इसके अंदर, और यहाँ पर एक स्टिरर भी डला हुआ है। स्टिरर फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलेशन ऑफ वाटर। स्टिरर का मतलब क्या होता है कि हमारे पास उसको इस तरीके से प्रॉपर सर्कुलेशन होता रहा है वाटर का, स्टिरर इस तरीके से मूव करता रहता होगा उसके अंदर, ठीक है। ये यहाँ पर स्टिरर लगा हुआ है, यही हमारे पास क्या है, एक हमारा स्टिरर हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा है, बेकमैन थर्मोमीटर रहता है। चेंजेस इन टेम्परेचर कैन बी इजीली नोटेड। इसके थ्रू हम लोग टेम्परेचर में चेंज आराम से रिकॉर्ड कर सकते हैं। वाटर एंड एयर जैकेट टू अवॉइड हीट लॉसेस। यहाँ पर वाटर और एयर जैकेट भी लगा रखे होते हैं, ठीक है, वाटर और एयर जैकेट। यहाँ पर ये बाहर जो आउटर कवरिंग है वहीं पे हम लोग कह सकते हैं वाटर और एयर जैकेट होता है, ठीक है। यहाँ पर वाटर जैकेट है सपोज दैट, तो यहाँ पर क्या होगा, एयर जैकेट हमारे पास प्रेजेंट होगा। हम लोग कह सकते हैं, सॉरी, हम लोग कह सकते हैं ये वाटर जैकेट है तो ये एयर जैकेट है, इसको हम लोग एयर जैकेट बोल दे रहे हैं। या हम लोग कह सकते हैं जो बाहर वाला पोर्शन होगा, ये वाला जो पोर्शन होगा ये वाटर जैकेट होगा, ठीक है। यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं, ताकि हीट जो है लॉस ना हो। और 10 वोल्ट की 10वां पॉइंट क्या है, 6 वोल्ट की एक बैटरी ले लेते हैं स्टार्ट करने के लिए कंबजन को। यहाँ पर हमारे पास एक बैटरी लगी होगी सपोज दैट एक, तो जहाँ से हमारा कंबजन जो है वो स्टार्ट हो सके, ठीक है। तो यही था हमारा बॉम्ब कैलोरीमीटर, आपको समझ में आ गया होगा। ये पॉइंट आप लोग कंस्ट्रक्शन में लिख के आएंगे। उसके बाद प्रिंसिपल क्या होता है, इसका प्रिंसिपल क्या है, अननोन अमाउंट ऑफ द फ्यूल इज बर्न्ड इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, अननोन अमाउंट ऑफ फ्यूल। यहाँ पर हम लोग एक नोन अमाउंट ऑफ फ्यूल लेते हैं, ये हमारा नोन अमाउंट ऑफ फ्यूल है जो यहाँ पर रखा हुआ है, ये हमारे पास नोन अमाउंट ऑफ फ्यूल है, इसको लेते हैं। बर्न्ड इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, उसको हम लोग एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करते हैं। हीट लिबरेटेड इज ट्रांसफर टू अ नोन अमाउंट ऑफ वाटर, जो वहाँ पर हीट जनरेट होती है वो ट्रांसफर होती है नोन अमाउंट ऑफ वाटर को। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल इज देन डिटरमाइंड बाय अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर। अब हम लोग क्या करते हैं, उसके थ्रू हम लोग उसकी कैलोरीफिक वैल्यू निकालते हैं। उसमें हम लोग कौन सा प्रिंसिपल यूज करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर। यहाँ पर क्या है, हीट गेन्ड इक्वल टू हीट लॉस। यहाँ पर इसका प्रिंसिपल हमारे पास जो है वो है हीट गेन्ड इक्वल टू हीट लॉस। इसका प्रिंसिपल यही होता है जो कि कैलोरीमीटर का प्रिंसिपल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल क्या कह रहा है, हम लोग एक नोन अमाउंट ऑफ हीट लेते हैं, उसको हम लोग एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको हीट करते हैं, एक तरीके से बर्न करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हीट जो लिबरेट होती है उसको ट्रांसफर करते हैं नोन अमाउंट ऑफ वाटर के साथ, और फिर वहां से हम लोग क्या करते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू डिटरमाइन करते हैं बाय द प्रिंसिपल ऑफ द कैलोरीमीटर, हीट गेन्ड इक्वल टू हीट लॉस। वर्किंग किस तरीके से होता है, तो वर्किंग की अगर बात करूं तो सबसे पहला पॉइंट होता है वेट ऑफ फ्यूल सैंपल एंड कीप इट क्रूसिबल। वेट कर लो अपने फ्यूल सैंपल को, सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, जो भी हमारा फ्यूल सैंपल उसको वेट कर लो। सेकंड क्या है, फिक्स द लिड टाइटली एंड बॉम्ब पॉट। उसके बाद हमारा जो लिड होगा बॉम्ब का, उसको हम लोग क्या करते हैं, टाइटली पैक कर देंगे। थर्ड वन क्या है, फिल दी बॉम्ब विथ ऑक्सीजन। बॉम्ब के अंदर ऑक्सीजन डाल दो, यहाँ से ये देखिए ये हमारा ऑक्सीजन डाल दिया गया बॉम्ब के अंदर, ठीक है, विथ 25 to 30 atm प्रेशर में। प्लेस द बॉम्ब इन कैलोरीमीटर। फिर बॉम्ब को हम लोग क्या करेंगे,
कैलोरीमीटर में रख देंगे। ये हमारा कैलोरीमीटर होगा, इस बॉम्ब को हम लोगों ने कैलोरीमीटर में रख दिया। ये रहा हमारा बॉम्ब, इसको हम लोगों ने पूरे को कैलोरीमीटर में डाल के रखा हुआ है। ठीक है, एड नोन वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द कैलोरीमीटर, अपने हिसाब से अपना नोन वॉल्यूम ऑफ वाटर हम लोग क्या करेंगे, कैलोरीमीटर में भर देंगे, तभी ना हम लोग उसमें ये फॉर्मूला लगा पाएंगे, हीट गेन इक्वल टू हीट लॉस। यहाँ पर ये लगा, प्लेस द कैलोरीमीटर इन द वाटर जैकेट। अब हम लोग कैलोरीमीटर को वाटर जैकेट के अंदर रखेंगे। पुट द प्लास्टिक कवर ऑन द टॉप ऑफ मेक इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस। फिर क्या करेंगे, स्टिर फॉर 5 मिनट, स्टिर करना है 5 मिनट उसको, एंड नोट द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर, इनिशियल टेम्परेचर वाटर का नोट करना है। फिर 10th पॉइंट क्या है, पास द करंट टू अ हीट वायर सो दैट द फ्यूल कैचेस फायर। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, जब एक बार वाटर का हम लोगों ने टेम्परेचर ले लिया इनिशियल वाला, उसके बाद हम लोगों को करंट पास करना है, जिससे कि हमारा जो फ्यूल है वो फायर कैच कर सके और बर्निंग ऑफ फ्यूल चालू हो जाए। नोट द मैक्सिमम टेम्परेचर रीच, उसके बाद मैक्सिमम टेम्परेचर जो रीच हो उसको नोट करना है। उसके बाद कैलकुलेशंस करनी है। बॉम्ब कैलोरीमीटर का क्वेश्चन एक 99% एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। यहाँ पर कैलकुलेशन करने का ये आपका एल्गो है, इस एल्गो को आप याद कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, सो हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले फ्यूल सैंपल हम लोगों ने वेट कर लिया, ये पहला पॉइंट था। लेट वेट ऑफ द फ्यूल सैंपल, ये हमारे पास कितना है, x ग्राम है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, वेट ऑफ वाटर इन द कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर में वेट ऑफ वाटर कितना है उसको देख लो। थर्ड पॉइंट क्या है, वाटर इक्विवेलेंट निकालते हैं हम लोग, कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट निकालते हैं। ठीक है, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द कैलोरीमीटर, सबसे पहले हम लोगों ने फ्यूल को ले लिया, फ्यूल का वेट कितना है, फिर हम लोगों ने वेट ऑफ वाटर ले लिया, फिर वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द कैलोरीमीटर, स्टीरर बॉम्ब थर्मोमीटर, ये हम लोगों ने स्मॉल w लिया है, ये कैपिटल W लिया है। उसके बाद इनिशियल टेम्परेचर ले लिया है, फिर उसके बाद फाइनल टेम्परेचर को T2 से डिनोट कर लिया। जीसीबी क्या होता है हमारे पास, कैपिटल W प्लस स्मॉल w T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई x। ठीक है, तो यही हमारे पास क्या है, हमारा फॉर्मूला हम लोगों को देता है। ठीक है, कैपिटल W प्लस स्मॉल w, ये हमारे पास जो रहने वाला है ये स्मॉल w है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, हमारा स्मॉल w। एक सेकंड, इसको दूसरे कलर से मैं यहाँ पर लिख दूँ। ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास स्मॉल w है। ठीक है, ये हमारे पास कैपिटल W है, या हम लोग कह सकते हैं स्मॉल w और कैपिटल W से क्या है, यहां पर हम लोग कह दे रहे हैं, यहां पर इसको और अच्छे से लिख दे रहा हूं मैं, किसी को डाउट नहीं होगा। कैपिटल W प्लस स्मॉल w मल्टीप्लाई बाई T माइनस T1 और डिवाइडेड बाई x, ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। यहाँ पर T2 आएगा, ये यहाँ पर भी T2 नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, सो यहाँ से जीसीबी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या निकल के आता है, कैपिटल W प्लस स्मॉल w T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई x। अब कैपिटल W क्या था हमारे पास, वेट ऑफ वाटर था, स्मॉल w क्या था, वाटर इक्विवेलेंट था, T2 क्या था, फाइनल टेम्परेचर था, T1 क्या था हमारे पास, इनिशियल टेम्परेचर था। तो यहाँ से हम लोग जीसीबी निकाल सकते हैं। अब नेट कैलोरीफिक वैल्यू का फॉर्मूला क्या था, एनसीवी का फॉर्मूला क्या था, हम लोग देख ही के आए हैं अभी। एनसीवी हमारे पास क्या होता है, जीसीबी माइनस 0.09 मल्टीप्लाई बाई परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इनटू 587, जिसको लेटेंट हीट ऑफ स्टीम बोलते हैं, कैलोरी पर ग्राम। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास करेक्शंस आते हैं। सपोज दैट ये तो हमारा नॉर्मल सा है, इसके बाद कुछ करेक्शंस किए जाते हैं। फॉर एक्यूरेट रिजल्ट द फॉलोइंग करेक्शंस आर आल्सो इनकॉर्पोरेटेड। अगर हम लोगों को एकदम एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए, एक सेकेंड, अब अगर हम लोगों को एक्यूरेट चाहिए है, ठीक है, तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ता है, जिसमें हम लोग एसिडिक करेक्शन करते हैं, कूलिंग करेक्शन करते हैं, फ्यूज वायर का यूज करते हैं। थर्ड पॉइंट है। फोर्थ है कॉटन थ्रेड करेक्शन होता है। देखिए एग्जाम में आप लोगों से 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है कि जब हम लोग बॉम्ब कैलोरीमीटर की कैलकुलेशन करते हैं वहां पर कौन कौन से करेक्शन होते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि एसिड करेक्शन होता है, कूलिंग करेक्शन होता है, और फ्यूज वायर होता है, और कॉटन थ्रेड करेक्शन होता है। तो ऑब्वियस ये बात है, जब हम लोगों को रिजल्ट को और एक्यूरेट बनाना है तो इन करेक्शंस का हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो यहां पर हमारा जो जीसीबी होता है, जीसीबी निकल के आता है, वो क्या होता है, डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू प्लस स्मॉल डब्ल्यू, ये तो रहने वाला ही है, कैपिटल डब्ल्यू प्लस स्मॉल डब्ल्यू। इसके बाद हमारे पास क्या होगा, T2 माइनस T1 होगा। तो T2 माइनस T1 क्या है, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में से हम लोग क्या करेंगे, कूलिंग करेक्शन को सब्ट्रैक्ट, कूलिंग करेक्शन को यहाँ पर लोगों ने एडिशन किया हुआ है, ये हम लोग कह सकते हैं सब्ट्रैक्शन या जो कह दो, यहाँ पर एडिशन किया हुआ है यहाँ पर कूलिंग करेक्शन का।
ठीक है, तो T2 माइनस T1 प्लस कूलिंग करेक्शन इन लोगों ने कर दिया है। ठीक है, इसके बाद क्या है माइनस। ठीक है, अब माइनस क्या क्या हो जाएगा यहाँ पर, एसिड प्लस एसिड हो गया, ये हो गया एसिड, फ्यूज और कॉटन को माइनस कर देंगे यहाँ से। ठीक है, पिछला वाला जो फॉर्मूला था उसमें कुछ नहीं था, बस T2 माइनस T1 था डिवाइड बाई एक्स था, लेकिन यहां पर क्या है, इसको माइनस करना है, उस पूरे को फिर डिवाइड करना है हमारे पास किससे, मास ऑफ द फ्यूल। इसी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये रहा, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रहने वाला है। जीसीबी इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू प्लस स्मॉल डब्ल्यू T2 माइनस T1 प्लस, ये हमारे पास क्या है, सी कूलिंग करेक्शन है, माइनस किससे करना है हम लोगों को, CA प्लस CF प्लस CT। अब इसी पूरे को हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं किससे, एक्स से। ठीक है, तो इसको मैं रेस करके यहां पर इसको ही डिवाइड करके मैं क्या करने वाला हूं, इसको एक्स से डिवाइड कर दे रहा हूं और यहां पर इसको मैं बना दे रहा हूं और बड़ा। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, वेट ऑफ, ये लिखा हुआ है वेट ऑफ फ्यूल सैंपल टेकन, वेट ऑफ फ्यूल सैंपल। ठीक है, तो यही हमारा तरीका है। इसी तरीके से हम लोग आराम से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, 7 नंबर में न्यूमेरिकल आते हैं ये। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है, थ्योरेटिकल कैलकुलेशन ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, थ्योरेटिकल कैलकुलेशन करते हैं कैलोरीफिक वैल्यू की। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल कैन बी कैलकुलेटेड बाय ड्यूलंग्स फार्मूला इफ द परसेंटेज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट आर नोन। देखो यहाँ पर एक अलग फॉर्मूला आता है, सॉरी अलग एक मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं ड्यूलंग्स मेथड। इस ड्यूलंग्स मेथड में क्या है हमारे पास, द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल कैन बी कैलकुलेटेड बाय ड्यूलंग्स फार्मूला इफ द परसेंटेज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स आर नोन। अगर हमारे पास उसमें एक हमारे पास फ्यूल है, उसके अंदर हमको पता है कि कार्बन कितना प्रेजेंट है, हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट है, सल्फर कितना प्रेजेंट है, नाइट्रोजन, तो हम लोग उसको निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है परसेंटेज ऑफ, ये देखिए कार्बन सबस्ट्रेट क्या है, कार्बन हाइड्रोजन, इनकी कैलोरीफिक वैल्यू 8080354552002240। ड्यूलंग्स फार्मूला क्या कहता है, 1 ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 1 डिवाइड बाई 100, फिर यहाँ पर सबका लिखा हुआ है, इनके कैलोरीफिक वैल्यू से इनकी कैलोरीफिक वैल्यू से इनका परसेंटेज का मल्टीप्लिकेशन करा के ऐड कर दो। यहाँ पर क्या परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन माइनस परसेंटेज ऑफ O डिवाइड बाई 8 किया हुआ है यहाँ पर, और फिर क्या कर दिया है यहाँ पर इन लोगों ने प्लस कर दिया 2240 इंटू परसेंटेज ऑफ सल्फर कर दिया है। यहाँ पर ऑक्सीजन को घटाया है, ऑक्सीजन वाले के साथ यहाँ पर डिवाइडेशन किया हुआ है 8 का। तो बस यही था हमारे पास क्या, ड्यूलंग्स फार्मूला था। ठीक है, आपको न्यूमेरिकल में कराऊंगा तब आपको समझ में आएगा। ये फार्मूला आपको याद रखना है, ये फार्मूला क्या कह रहा है आप लोगों को यहाँ पर वो याद रखना है। ये क्या कह रहा है, ये रहा। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये फार्मूला है, 8080 मल्टीप्लाई बाई परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस क्या किया है इन लोगों ने, फिर 34, देखो जो हाइड्रोजन का है उसको लिया 550, यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ माइनस किया गया परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन को, जिसको डिवाइड किया गया 8 से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर प्लस क्या कर देना है 22400 परसेंटेज एस। ठीक है, बस यही था हमारा फार्मूला, ड्यूलंग्स फार्मूला। तो ये उससे भी अच्छा होता है, उससे भी सिंपल होता है, करने में काफ़ी आसानी होती है। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं अपने बायोगैस की। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं बायोगैस की अपने। सो बायोगैस इज एन एनवायरमेंटली फ्रेंडली रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। तो बायोगैस क्या होता है, हमारे पास एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स होता है। इट्स प्रोड्यूस व्हेन ऑर्गेनिक मैटर सच एज फूड और एनिमल वेस्ट इज ब्रोकन डाउन बाय मैक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो बायोगैस क्या होता है हमारे पास, जब भी हमारे पास कोई भी ऑर्गेनिक मैटर होता है वो हमारे पास डिक्के हो जाए, ठीक है, सच एज फूड हो गया और एनिमल वेस्ट हो गया, ब्रोकन डाउन बाय मैक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए सपोज हम लोगों ने एक कहीं पे भी गड्ढा कर दिया जमीन में, वहाँ पर हम लोग ये वेस्ट, एनिमल वेस्ट और फूड वेजिटेबल वेस्ट ये सब डाल रहे हैं वहाँ पर, तो वो क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिके किया जाएगा बाई। बट यहाँ पर क्या होना चाहिए, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन अ प्रोसेस कॉल्ड एनएरोबिक डाइजेशन। जहाँ पर अनएरोबिक क्या होता है, जहाँ पर प्रेजेंस ना हो किसकी, ऑक्सीजन की, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में कोई चीज़ होती है उसको बोलते हैं अनएरोबिक डाइजेशन। अब कंपोजिशन ऑफ बायोगैस क्या होता है, बायोगैस में क्या क्या हमारे पास कंस्टिट्यूएंट होते हैं, मीथेन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, नाइट्रोजन होता है, हाइड्रोजन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और ऑक्सीजन होता है। इन सबके हमारे पास बायोगैस में कंपोजिशंस होते हैं। बायोगैस क्या होती है, एक हमारे पास बहुत अच्छा फ्यूल होता है जिसको हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास एक रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स होता है। अगर आपके पास डेफिनेशन लिखने को आती है तो आप कैसे लिखेंगे, बायोगैस इज एन एनवायरमेंटली फ्रेंडली रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। सबसे पहले तो क्या लिखना है, बायोगैस एक रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है।
हम लोग फिर क्या लिखेंगे, इट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन। अब हमने ये बता दिया कि बायोगैस है क्या, एक रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है, ये कैसे प्रोड्यूस होती है। इट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द एनिमल वेस्ट, वेजिटेबल वेस्ट इज decayed with the help of the microorganism in the absence of oxygen in a process called the anaerobic digestion। ठीक है, तो एक तरीके से कह सकते हैं जब भी हमारे पास कोई भी एनिमल वेस्ट, वेजिटेबल वेस्ट, अगर इन सबको हम लोग किसी भी एक ऐसे जगह पे स्टोर करते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिके कर दिया जाता है, तो हम लोग को क्या मिलता है, बायोगैस मिलता है। और यहाँ पर हमारे पास बायोगैस के क्या लिखे हुए हैं, कंपोजिशंस लिखे हुए हैं। इसके बाद रॉ मटेरियल बायोगैस के लिए क्या चाहिए, सबसे पहला ये तो पता ही है, एनिमल डंग चाहिए। ठीक है, गांव में जैसे कि हमारे पास गाय भैंस का जो वेस्ट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनिमल डंग कहते हैं। फिर वेजिटेबल वेस्ट होता है, देखे होंगे आप लोगों ने कितना सारा वेजिटेबल वेस्ट होता है हमारे पास। गाँव में देखो कई सारा वेजिटेबल वेस्ट जो होता है वो हमारे पास जानवरों को खिला दिया जाता है। और शहरों में देखिए कई सारे कितने बड़े बड़े होटल्स चल रहे हैं, इंडस्ट्रीज चल रही हैं, और कह सकते हैं कई सारे स्टूडेंट के लिए हॉस्टल चल रहे हैं। आप लोग हॉस्टल में कितना सारा खाना बचता है, वो क्या है, वेजिटेबल वेस्ट है, वो कहीं ना कहीं तो जा रहा है। हर कोई तो उसको कहीं दे नहीं दे रहा है, दान कर नहीं दे रहा है दूसरों को खाने के लिए, वो कहीं ना कहीं वेस्ट होता है, तो उसका भी स्टोरेज होता है। तो वेस्ट पेपर एंड कॉटन क्लॉथ्स हो गए, प्लांट वेस्ट हो गया हमारा, और ह्यूमन एक्सक्रीटा, बर्ड्स एक्सक्रीटा हो गया। ये सब क्या है, हमारे पास रॉ मटेरियल होता है। मतलब एक जगह पे हम इन सबको डालेंगे और हमको हमारा क्या मिलेगा, बायोगैस मिलेगा। अब बायोगैस का प्लांट जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पर एक चैम्बर बनाया गया है, इस चैम्बर में ये हमारे पास एक चैम्बर बनाया गया है। इस चैम्बर में हमारे पास क्या है, एक इनलेट पाइप होता है। ठीक है, ये हमारे पास एक इनलेट टैंक है, ये हमारे पास आउटलेट पाइप है, और ये हमारे पास एक पार्टीशन वॉल बनाई गई। ये हमारे पास क्या है, एक पार्टीशन वॉल बनाई गई है। तो यहाँ पर मिक्सिंग टैंक होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, जो भी अपना मटेरियल है, यहाँ से कह सकते हैं जो भी हमारा रॉ मटेरियल है वो यहाँ से इसके अंदर डाला जा रहा है। इनलेट पाइप है, रॉ मटेरियल इसके अंदर डाला जाएगा। वो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू, यहाँ पर ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगा, हमारे पास नो ऑक्सीजन है एक तरीके से। ठीक है, नो ऑक्सीजन है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास वो मटेरियल डाला जाएगा इसके अंदर, यहाँ पर रिएक्शंस होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपना काम करेंगे, फिर वो क्या होगा, यहाँ से गैस जनरेट होगी और वो किस में स्टोर हो जाएगी, इस वाले गैस टैंक में स्टोर हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पर गैस टैंक लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर गैस कंट्रोलर लगा हुआ, आउटलेट फॉर। अब यहाँ पर क्या है, एक आउटलेट पाइप होता है या ओवरफ्लो पाइप होता है। जब यहाँ पर कोई चीज़ ज़्यादा हो जाएगी तो ये क्या करेगा, हमारे पास इस पाइप से वो चीज़ को लेके कहा जाएगा, यहाँ पर बता देगा कि भैया आपका जो टैंक है वो भर चुका है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पर ओवरफ्लो टैंक इस तरीके से काम करता है। सिंपल सा फंडा है, ये आप लोग एग्जाम में बना के आ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या क्या है, जो भी यहाँ पर अपने पास टर्मिनोलॉजीज थी उसको देखते हैं करके। मिक्सिंग टैंक क्या होता है, मिक्सिंग टैंक का काम क्या है, मीडियम साइज टैंक होता है। इट इज अ मीडियम साइज टैंक मेड अप ऑफ ब्रिक एंड सीमेंट एट अ हाइट। इन दिस टैंक, जो मैंने आपको बताया सारा रॉ मटेरियल, काउ डंग, एग्रीकल्चर वेस्ट एंड अदर बायोमास कलेक्टेड एंड मिक्सड विद वाटर, जिसको पानी के साथ मिलाया जाता है। इनलेट चैम्बर में क्या होता है, लार्ज साइज टैंक, देन मिक्सिंग टैंक। इट इज आल्सो मेड अप ऑफ ब्रिक सीमेंट। इट कनेक्ट्स द मिक्सिंग टैंक टू द डाइजेस्टर। ये क्या करता है, हमारे मिक्सिंग टैंक को क्या करता है, डाइजेस्टर से कनेक्ट करता है, जो कि ये कनेक्ट कर रहा है हमारे पास। फिर हमारे पास डाइजेस्टर आता है। डाइजेस्टर के अंदर क्या है, लार्जेस्ट चैम्बर ऑफ बायोगैस, ये सबसे बड़ा चैम्बर है। ये रहा हमारे पास पूरा लार्जेस्ट चैम्बर, ये वाला जो मैंने बना रखा है, ये हमारे पास लार्जेस्ट चैम्बर है। लेजर ले लेते हैं, ये क्या हमारे पास लार्जेस्ट चैम्बर था, ये वाला। ये क्या बोल रहा है, वेयर द प्रोसेस ऑफ एनारोबिक फर्मेंटेशन, जहाँ पर एनारोबिक फर्मेंटेशन होती है, मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती और वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपना काम करते हैं। आउटलेट चैम्बर क्या होता है, इट इज लिंक टू द डाइजेस्टर। इट कलेक्ट स्लरी एंड मैन्योर आफ्टर फर्मेंटेशन। ये क्या करते हैं, अपना जो भी यहाँ पर अनवांटेड चीज़ें हैं, ठीक है, वो सब यहाँ पर बाहर निकल जाती हैं ओवरफ्लो टैंक आउटलेट चैम्बर में। फिर यहाँ पर वर्किंग कैसे होती है, तो वर्किंग में सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारे पास, काउ डंग, डेड प्लांट, एग्रीकल्चर वेस्ट, फूड वेस्ट, वेरियस फॉर्म्स बायोमास आर मिक्सड विद एन इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन मिक्सिंग टैंक। तो वही सबसे पहला स्टेप क्या है, जो भी हमारे पास रॉ मटेरियल आ रहा है उसको हम लोग पानी में मिक्स करते हैं। दूसरा क्या है, नाउ दिस स्लरी इज मूव्ड इनटू द डाइजेस्टर। उसके बाद हम लोग इस सारे मटेरियल को कहाँ मूव करते हैं, अपने डाइजेस्टर में मूव करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, डाइजेस्टर मूव थ्रू द इनलेट चैम्बर। व्हेन द डाइजेस्टर इज ऑलमोस्ट हाफ फिल्ड विद द स्लरी, द इंट्रोडक्शन ऑफ स्लरी इज स्टॉप। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जब आधा हमारे पास चैम्बर भर गया अंदर वाला, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टॉप कर देते हैं भरना। फिर क्या करता है, डाइजेस्टर को बंद कर देते हैं एंड ऑक्सीजन इज प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द डाइजेस्टर। और हम लोग स्टॉप करते हैं ताकि उसके अंदर ऑक्सीजन ना आ पाए। उसके बाद पीएच लेवल इन डाइजेस्टर शुड बी न्यूट्रल एंड इवन वाइल एंड और 7 इवन वाइल टेम्परेचर शुड बी 30 to 35 डिग्री सेल्सियस। पीएच लेवल इन डाइजेस्टर शुड बी न्यूट्रल और इवन वाइल टेम्परेचर शुड बी 30 to 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए।
यूजेस ऑफ बायोगैस, बायोगैस के यूज क्या है? सबसे पहला क्या है, इट इज कॉमनली यूज्ड इन रूरल एरियाज एज कुकिंग गैस। कई सारे जो रूरल एरियाज होते हैं, रूरल एरियाज का मतलब है गांव वाले एरियाज हो गए, वहां पर क्या होता है, इसका यूज किया जाता है कुकिंग गैस के लिए। सेकंड पॉइंट क्या है, इट कैन बी यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो मैंने आपको बताया था कि जो बायोगैस है उसका हम लोग कई सारे ऐसे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है, तो उसको हम लोग बड़े बड़े लेवल पे बड़े बड़े टैंक बनाए जाते हैं, वहां पर हम लोग उसका यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को भी प्रोड्यूस करने में। सेकंड वन क्या है, इट कैन बी यूज्ड इन इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड फॉर वाटर हीटिंग, वाटर हीटिंग में काम आ सकता है। इट कैन रिप्लेस कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये सीएनजी को भी रिप्लेस कर सकता है। फॉर यूजेस इन व्हीकल्स, इट कैन बी यूज्ड इन हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स एज वेल। ठीक है, तो ये उसके क्या थे, कुछ यूजेस थे। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, डिटर्मिनेशन ऑफ अल्कलिनिटी ऑफ वाटर। यहाँ पर ये एक दो पॉइंट और बच रहे हैं, इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है। यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, डिटर्मिनेशन करेंगे अपना किसका, अल्कालिनिटी ऑफ वाटर का डिटर्मिनेशन यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ अल्कालिनिटी ऑफ वाटर, डिटर्मिनेशन ऑफ अल्कालिनिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखो हमारे पास से कोई वाटर होगा, उसकी बेसिसिटी का पता लगा रहे हैं एक तरीके से। ठीक है, द अल्कालिनिटी ऑफ वाटर इज मेजर ऑफ इट्स कैपेसिटी टू न्यूट्रलाइज एसिड। ऑब्वियस सी बात है, देखो किसी भी चीज़ की बेसिसिटी का मतलब क्या होगा कि वो हमारे कैसे निकाल पाएंगे, किस फैक्टर के, कि वो एसिड को कितने अच्छे से न्यूट्रलाइज कर रही है, उसी से उसकी बेसिसिटी पता लग जाएगी। द अल्कालिनिटी, बेसिसिटी का मतलब, अल्कालिनिटी का मतलब ही क्या होता है हमारे पास, हम लोग कह सकते हैं बेसिसिटी ऑफ वाटर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दी। अब ये बोल रहा है कि अल्कालिनिटी वाटर में किसके थ्रू आती है, सबसे पहला कॉस्टिक अल्कालिनिटी होती है, दूसरी टेम्पररी हार्डनेस। कॉस्टिक अल्कालिनिटी किसके थ्रू होती है, OH माइनस के थ्रू होती है, और कार्बोनेट CO3 2 माइनस आयंस के थ्रू होती है, कार्बोनेट आयन के थ्रू होती है और OH माइनस के थ्रू। टेम्पररी हार्डनेस तो हाइड्रोजन कार्बोनेट आयंस के थ्रू होती है, ये तो हम लोग देख ही आए हैं काफी पहले लेक्चर में कि टेम्पररी हार्डनेस किसकी वजह से होती है, हाइड्रोजन कार्बोनेट आयंस की वजह से। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, इन्हीं की कैलकुलेशंस करनी है। दीज कैन बी एस्टिमेटेड सेपरेटली बाई टाइट्रेशन अगेंस्ट स्टैंडर्ड एसिड। इनको हम लोग किसके थ्रू कर सकते हैं, टाइट्रेशन के थ्रू फाइंड कर सकते हैं, यूजिंग फेनोल्फथलीन एंड मिथाइल ऑरेंज एज इंडिकेटर्स। इनका हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकल भी आपके कॉलेज में कराया जाएगा। यूजिंग फेनोल्फथलीन एंड मिथाइल ऑरेंज, यहाँ पर दो चीज़ों को हम लोग यूज़ करते हैं, एक हमारे पास फेनोल्फथलीन होता है, फेनोल्फथलीन होता है और मिथाइल ऑरेंज होता है एज इंडिकेटर्स, जो कि इंडिकेटर की तरह यूज होते हैं। द डिटर्मिनेशन इज बेस्ड ऑन दी फॉलोइंग रिएक्शंस। यहाँ पर कुछ फॉलोइंग रिएक्शन होते हैं, इनके बेस्ड पे होता है। सबसे पहला हमारे पास जो OH माइनस होगा, ऑब्वियस सी बात है, उसको एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे। H प्लस का क्या मतलब है, एसिड के साथ रिएक्शन हो रहा है, H2O मिलेगा। अब जो CO2 होगा उसको भी हम लोग H प्लस के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन मिल जाएगा। और फिर HCO3 को फिर H प्लस के साथ रिएक्ट करा देंगे तो H2O प्लस CO2 मिल जाएगा। इन्हीं रिएक्शंस का यूज करके हम लोग क्या निकालेंगे, अपनी अल्काइनिटी निकालेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे, द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ आयंस कॉजिंग अल्काइनिटी इन वाटर। अब पॉसिबल कॉम्बिनेशन कौन कौन से होते हैं आयंस के, जो कि अल्काइनिटी कॉज कर सकते हैं। सबसे पहला क्या है हमारे पास, OH माइनस है। द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ आयंस कॉजिंग अल्काइनिटी इन वाटर, OH माइनस हो गया, CO2 हो गया। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है CO2 अगर H प्लस के साथ रिएक्ट कर जा रहा है तो भी हमको क्या मिलेगी, अल्काइनिटी मिलेगी। तो यहाँ पर वही पॉसिबल कॉम्बिनेशन बताए जा रहे हैं। HCO3 ओनली, ये भी कर सकता है। OH अगर और CO2 मिल गए तो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, दिक्कत, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी हमारे पास। फिर क्या है, CO3 मिल गया या HCO3 मिल गया, ये भी टुगेदर अगर प्रेजेंट है तो हमारे पास क्या है, ये अल्काइनिटी को कॉज करेंगे। तो यहाँ पर क्या बोला है, द पॉसिबिलिटी ऑफ OH माइनस एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर। बट यही एक पॉइंट है कि जो OH माइनस होता है और HCO3 होता है, मतलब OH माइनस और HCO3, ये OH माइनस और HCO3, OH माइनस CO3 प्रेजेंट हो सकते हैं लेकिन HCO3 नहीं हो सकता है इन वाटर, बिकॉज दी कंबाइन इंस्टेंटली टू फॉर्म CO3। अगर ये कंबाइन करेंगे तो हमारे पास ये कार्बोनेट बना देते हैं। अगर OH माइनस को और हाइड्रोजन कार्बोनेट को कंबाइन करते हैं तो ये हमारे पास कार्बोनेट बना देते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर NOH और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के करेंगे तो हमारे पास ये कार्बोनेट बना देगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, तो हम लोग इसको अपने साथ नहीं लेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद हमारे पास क्या होगा उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, OH माइनस हमारे पास ये इंक्लूड नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। इतने हमारे पास थे कॉम्बिनेशंस के, OH माइनस प्रेजेंट है अगर तो क्या होगा, CO2 प्रेजेंट है तो क्या होगा, HCO3 है। तो इन सब की वजह से क्या होगा, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर बेसिसिटी, मैं अल्काइनिटी नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर। अब इनका प्रोसीजर देखेंगे हम लोग कि प्रोसीजर क्या होता है पूरा, उसको हम लोग देखेंगे। सपोज दैट हम लोगों ने यहाँ पर एक 10 ml
ऑफ वाटर सैंपल लिया है, 10 ml वाटर सैंपल लिया है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 10 ml हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिया है, वाटर सैंपल लिया है। इसमें हम लोगों ने क्या किया है, 2-3 ड्रॉप, ये देखिए आपको इसका वो कराया जाएगा, क्या कराया जाएगा, प्रैक्टिकल कराया जाएगा, वहाँ पे आपको समझ आएगा। 2-3 ड्रॉप हम लोगों ने किसकी ले ली, यहाँ पर फिनोल्फथालीन की ले ली, ठीक है। फिनोल्फथालीन की हम लोगों ने 2-3 बूंद ले ली हैं। ये क्या है, हमारे पास इंडिकेटर की तरह वर्क करता है, ठीक है। ये हमारे पास इंडिकेटर की तरह वर्क करेगा। अगर ये हमारे पास पिंक हो जा रहा है, अगर हमारे पास ये पिंक हो जा रहा है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टाइट्रेशन करेंगे इसकी। अब टाइट्रेशन में हम लोग क्या यूज़ करेंगे, उसकी बात करेंगे। टाइट्रेशन में हम लोग यूज़ कर देंगे यहाँ पर HCl का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, ठीक है। जैसे ही हम लोग वाटर में फिनोल्फथालीन मिलाते हैं, कलर उसका पिंक हो जाता है। जैसे ही हम टाइट्रेशन करते हैं HCl का, कब तक करना है टाइट्रेशन, जब तक उसका जो पिंक कलर है, जो उसका पिंक कलर है वो क्या ना हो जाए, हमारे पास डिसअपियर ना हो जाए, तब तक हम लोग क्या करते रहते हैं, उसका टाइट्रेशन करते रहते हैं। सपोज दैट हमारे पास यहाँ पर है, यहाँ पर हम लोगों ने अपना एक टेस्ट ट्यूब लगा रखा है, इससे ड्रॉप बाई ड्रॉप गिरा रहे हैं, यहाँ पर है, तो हम लोग तब तक गिराते रहेंगे जब तक इसका जो कलर है, इसका जो कलर है वो पिंक से डिसअपियर ना हो जाए, मतलब पिंक कलर खत्म ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर अपना हम लोग मिथाइल ऑरेंज यूज़ करेंगे इंडिकेटर के तौर पर। जब हम लोग मिथाइल ऑरेंज यूज़ करेंगे, 2-3 ड्रॉप ही लेनी है, 2-3 ड्रॉप ही लेनी है, तो यहाँ पर इसका कलर जो है वो हमारे पास येलो हो जाएगा। जब इसका कलर येलो हो जाएगा, फिर से इसका टाइट्रेशन करेंगे, HCl डालेंगे, ठीक है। टाइट्रेशन इसका फिर से किया जाएगा। फिर लास्ट में फाइनली हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ पर ऑरेंज कलर मिलेगा, ठीक है, जो ये रहा, यही हमारा क्या होगा, एंड पॉइंट होगा। ये आपको इस तरीके से पूरा प्रोसीजर चलता है, ठीक है। अब कैलकुलेशंस कैसे होंगी वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले लेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल टेकन, सबसे पहले तो वाटर सैंपल ले लो जो भी हमारे पास लिया गया है, उसको वॉल्यूम लो। सपोज दैट यहाँ पर 100 ml है, लेट दी वॉल्यूम 100 ml। फिर क्या करना है, लेट दी वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन पर 50, ये नॉर्मेलिटी है, लेट दी वॉल्यूम ऑफ N50 HCl एसिड सॉल्यूशन यूज टू फिनोल्फथालीन एंड पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ले लिया है V1 ml है, ठीक है। लेट दी एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ, ये तो एक्स्ट्रा वॉल्यूम हम लोगों ने क्या ले लिया है, मिथाइल ऑरेंज का V2 ml ले लिया है। टोटल वॉल्यूम ऑफ N/50 HCl यूज्ड, ये एसिड के लिए यूज़ किया जा रहा है। देखो यहाँ पर फॉर्मूला बेस्ड सारी चीज़ चलने वाली है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूले याद करें, समझ में तो आपको आ रहा होगा। यहाँ पर वॉल्यूम किसका लिया है, वाटर का लिया है। यहाँ पर ये कहने का क्या मतलब है, वॉल्यूम ऑफ N/50 HCl एसिड सॉल्यूशन इज यूज टू फिनोल्फथालीन, इसका क्या मतलब है, ये देखिए यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ कर रहे थे, HCl यूज़ कर रहे थे, तो ये वही बोल रहा है कि HCl को कितना यूज़ किया हम लोगों ने, तो वही बोल रहा है फिनोल्फथालीन के रिस्पेक्ट में कितना यूज़ हुआ है, और मिथाइल ऑरेंज के तो V1 ml V2 ml, टोटल वॉल्यूम कितना यूज हुआ है, V1 + V2, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, HCl यूज, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल अल्कालिनिटी बोलते हैं, जब तक वो ऑरेंज कलर में खत्म ना हो जाए, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, जब ऑरेंज कलर आ जाता है तो हम लोग उसको रोक देते हैं। इसका क्या मतलब है, उसकी पूरी अल्कालिनिटी हम लोगों ने निकाल ली है, और जितना HCl वहाँ यूज हुआ होगा, जितना HCl यहाँ यूज हुआ होगा, उसी को हम लोग निकाल लेंगे, उससे हमको पता चल जाएगा इसकी टोटल अल्कालिनिटी कितनी निकल के आई है, ठीक है। तो यही था हमारे पास मेथड जिसको हम लोग यूज़ करते हैं। अब अगले लेक्चर में हम लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को देख लेंगे, ठीक है। तो यही था हमारे पास क्या आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें देखी, ठीक है। इंपॉर्टेंट लेक्चर था। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ जो न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और लिख लीजिए, बॉम्ब कैलोरीमीटर था, यहाँ पर हम लोगों ने देखा बायोगैस प्लांट, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर देखा लास्ट वाला जो टॉपिक था, उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, एक सेकंड में बता दे रहा हूँ। लास्ट वाले टॉपिक में मैंने क्या देखा था, डिटर्मिनेशन, स्क्रीन में देखना पड़ता है कि मैं दिख रहा हूँ कि नहीं। डिटर्मिनेशन ऑफ अल्कालिनिटी, डिटर्मिनेशन ऑफ अल्कालिनिटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें थी। आप लोगों को एक अच्छी चीज़ बता रहा हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि थोड़ा सा चीज़ें अच्छी हों और लोगों के पास ये चीज़ पहुँचे, क्योंकि हम लोग कंटेंट काफ़ी अच्छा दे रहे हैं, ठीक है। सब्सक्राइब करें यहाँ पर हमारे चैनल को, लाइक भी करें,
ठीक है। और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको नोट्स नहीं मिल पा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है। देखिए हम लोग ट्राई तो करते हैं कि नोट्स अपना डिस्क्रिप्शन में ही दे दें, लेकिन अगर आप लोगों को दिक्कत आ रही है आप टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ पर सारे नोट्स हैं। ठीक है, आप लोग ज्वाइन करिए एक बार, टेलीग्राम चैनल हो गया, और कमेंट सेक्शन में बताइए आपको नोट्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है। नोट्स अगर आपको कम लग रहे हैं, कंटेंट कम है, ज़्यादा है, क्या है, तो आप लोग नोट्स में हर चीज़ बता सकते हैं। ठीक है, और आप लोगों को एक चीज़ याद रखना है, एग्ज़ाम का जब आप प्रिपरेशन करें तो आप लोगों को याद क्या रखना है, अपने दिमाग में एक चीज़ याद रखनी है कि हम अपना प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे एग्ज़ाम में। रटना इंपॉर्टेंट है, रटना तो है ही, लेकिन कम रट के वहाँ पर ज़्यादा लिखना है। ठीक है, यही हमारे पास क्या होता है नंबर बढ़ाने की। और फर्जी भी नहीं लिख देना है कि कोई आंसर आपका 1 पेज का होना चाहिए, आप उसको 4 पेज लिखाए तो भी एग्जामिनर वहाँ पे काट देगा। जेन्युइन लिखना है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा लिखना होता है एग्जाम में। ठीक है, अब 7 नंबर के क्वेश्चन में कम से कम 2 पेज तो मिनिमम आपको लिखना ही लिखना है। ठीक है, सो यही था आज का लेक्चर, हमारा खत्म हो गया है ये, और हमारा एक तरीके से कह सकते हैं यूनिट 4 भी खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहें क्योंकि सेमेस्टर आने वाला है। सो थैंक यू। और ईवीएस का भी आपके पास हम लोग कह सकते हैं अपलोड स्टार्ट हो गया, सॉफ्ट स्किल का भी मैं स्टार्ट कर दूंगा। सो हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में, और आप लोग तब तक धमाकेदार पढ़ाई करते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि क्या आप लोगों को प्रॉब्लम है।